हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस। बट इसके पहले हम लोग प्रीवियस सेशन में डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होता है उसके बारे में समझ लिए थे, उसका डेफिनेशन देखे थे। इसके बाद हम लोग वहाँ पे उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, ठीक है, और हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट के लिए डिग्री ऑफ मूवमेंट कितनी होती है हम लोग देखे थे। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया था कि अगर मान लो एक रिजिड जॉइंट है, अगर एक रिजिड जॉइंट है, रिजिड जॉइंट के केस में बताया था मैंने कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मूवमेंट होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन सा बताया था? थीटा, जेड, डेल एक्स और डेल वाई। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने बताया था पिन के लिए, अगर पिन जॉइंट होगा तो वहां पे हमारे पास 2 डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है। मतलब वहां पे जो नंबर ऑफ मूवमेंट्स हो सकता है किसी जॉइंट का वो कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ। पिन जॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ मूवमेंट जो होता है 2 होता है। एक बताया डेल एक्स और दूसरा क्या बताया था? डेल वाई। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग समझ लिए थे प्रीवियस सेशन में, और साथ में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट भी देखे थे। और हम लोग ये भी समझे थे कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स को निकालने के लिए 2 मेथड्स होता है। ठीक है, फर्स्ट मेथड मैंने बताया था जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वो एक बेसिक मेथड था जिसमें हम हर एक जॉइंट पे जाके नंबर ऑफ मूवमेंट्स काउंट कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद सेकंड मेथड देखे थे जो कि एक फॉर्मूला बेस्ड था, जिसमें हम लोग फॉर्मूला भी कैलकुलेट किए थे। और वो फॉर्मूला क्या आया था कि अगर मान लो 2D फ्रेम है, ठीक है, 2D फ्रेम है तो वहां पे उसका 3J-RE, ये इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे आया था हम लोग वो भी देखे थे। ठीक है, इसके बाद और भी मैंने बताया था कि ट्रस के केस में क्या होता है, 2J-RE होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3J और 2J क्यों हुआ था, यहाँ पे 3J और 2J क्यों हुआ था ये देख लेते हैं। कि जब हम लोग पढ़ रहे थे 2D या फिर प्लेन फ्रेम के केस में, 2D या फिर प्लेन फ्रेम के केस में, तो वहां पे जो मैंने फॉर्मूला बताया था डीके का वो होता है 3J-RE। ठीक है, ये जो 3 था वो क्या था, वो यही मूवमेंट था जो यहाँ पे पॉसिबल है ना? क्या? थीटा जेड, डेल एक्स एंड डेल वाई। टोटल 3 है इसलिए मैंने 3 लिखा। और क्योंकि ये मुझे हर एक जॉइंट पे 3 डिस्प्लेसमेंट दे रहा है इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया जे से, जो कि है नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो मुझे वहां पे टोटल नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और फिर माइनस किया था मैंने आर ई से। आर ई क्या था? आर ई था एक्सटर्नल लोड। ठीक है, एक्सटर्नल रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे 2D फ्रेम के केस में ये था, बट अगर यही चीज हम 3D में पढ़े तो ये क्या हो जाएगा? 6J-RE हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखे थे ट्रस के लिए। तो ट्रस के केस में भी क्या हुआ था? 2D प्लेन ट्रस के केस में क्या हुआ था? प्लेन ट्रस के केस में क्या हुआ था कि जब डी के कैलकुलेट किए थे तो डी के इज इक्वल टू आया था 2J-RE। अब यहाँ पे 2 क्यों हुआ था? क्योंकि इस ट्रस के केस में, ट्रस में होता है पिन जॉइंट और पिन में होता है 2 जॉइंट अननोन डिस्प्लेसमेंट जो कि है डेल एक्स एंड डेल वाई। तो ये जो 2 लिखा हुआ है, ये यही 2 हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स एक से ज्यादा है इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर दी जे से, ताकि मुझे हर एक टोटल उस स्ट्रक्चर का टोटल नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था? माइनस कर दिया था आर ई से। और एक साथ में हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखे थे। तो इतना कुछ हम लोग प्रीवियस सेशन में पढ़े थे। तो आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज के सेशन में देखेंगे कि इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे करने वाले क्वेश्चंस में, साथ ही साथ बेसिक मेथड से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर हम ये देखेंगे कि अगर मान लो किसी स्ट्रक्चर में जो इसका जो मेंबर है वो अगर इनएक्सटेंसिबल हो गया तो उस कंडीशन में हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना? इनएक्सटेंसिबल होने से क्या चीजें चेंज होती है वो चीज समझेंगे। और पहले ये समझेंगे कि इनएक्सटेंसिबल मेंबर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ये सब करेंगे और साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल्स भी, क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो ये चीज कि इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है। इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल मेंबर का मतलब क्या होता है? ठीक है, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये हुआ
कि ऐसा मेंबर जो एक्सपैंड ना कर सके, मतलब क्या हुआ, एक्सटेंड या फिर उसमें एक्सटेंशन ना हो, ठीक है, या फिर उसका कोई स्ट्रेच ना हो, या फिर कंप्रेशन ना हो, मतलब ऐसा मेंबर जिसका लेंथ ओवरऑल क्या हो, कांस्टेंट हो। कि अगर मान लो मैं बोलूँ कि एक स्ट्रक्चर पे लोड लगा, लोड के कारण क्या है, डिफॉर्मेशन आया, और डिफॉर्मेशन के कारण भी उस मेंबर का लेंथ जो है वो बढ़े ना, है ना, मतलब वो स्ट्रेच ना करे या कंप्रेस ना करे, उसका लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहे, तो वैसे मेंबर को हम क्या बोलते हैं, इनएक्सटेंसिबल मेंबर बोलते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो कि मैं एक फ्रेम बनाऊं, अगर मान लो कि मैं एक फ्रेम बनाऊं, ठीक है, ये एक फ्रेम है, ये एक मैंने फ्रेम बनाया, ठीक है, ये फ्रेम हम लोग बना रहे हैं, और इस फ्रेम में क्या होगा, मान के चलो इस फ्रेम पे क्या हुआ कि एक एक लोड आया, यहाँ पे एक लोड आया, ठीक है, यहाँ पे एक लोड आया, तो लोड के कारण ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसमें स्वे आएगा, स्वे आएगा मतलब क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के कारण मान के चलो ये कैसे हो गया, ये इसका डायरेक्शन जो है, इसका जो डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ये क्या हुआ, ये डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट दिख रही है मुझे, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट दिख रही है मुझे, कहाँ पे देखिए, एक तो ये कि जब मेंबर, जब लोड नहीं लगा था तो उस टाइम पे ये कहाँ पे था, जब यहाँ पे लोड नहीं लगा था तो उस टाइम पे ये, एक सेकेंड, तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो है कितना मिल रहा है मुझे, यहाँ पे देखो कितना मिल रहा है मुझे, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है इस लोड के कारण, ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ, यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे कुछ डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, और सेकेंड एंड देखोगे तो यहाँ पे भी एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो देखना, यहाँ पे कम आया है और यहाँ पे ज्यादा आया है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेंबर जो है वो क्या होगा, इस मेंबर का जो लेंथ है, ये जो मेंबर बीसी है, ये जो मेंबर बीसी है, ये मेंबर बीसी जो है वो क्या किया, एक्सपेंड किया, ठीक है, ये बी जो है बी डैश हो गया और ये सी डैश हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आया क्या, वो अलग अलग आया है, और साथ में इसका जो मेंबर का जो लेंथ है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो अगर इस चीज को मुझे रोकना हो, अगर इस चीज को मुझे रोकना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस मेंबर को मुझे बनाना पड़ेगा इनएक्सटेंसिबल। अभी ये क्या है, एक्सटेंसिबल है, मतलब वो एक्सपेंड कर सकता है, एक्सपेंड कर लिया, इसलिए यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आया वो डेल 1 आया यहाँ पे, और यहाँ पे डेल 2 आया, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं कि इन सारे के सारे मेंबर को मैं क्या कर दूं, फिक्स्ड कर दूं, इसके लेंथ को मैं क्या कर दूं, फिक्स्ड कर दूं, मतलब उसको इनएक्सटेंसिबल बना दूं, तो वहां पे उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो हमको अभी डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा था वो कैसा होगा, वो कैसा होगा देखते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है वो कांस्टेंट निकल के आएगा, ठीक है, वो क्या निकल के आएगा, कांस्टेंट निकल के आएगा, कौन से केस में, इनएक्सटेंसिबल मेंबर के केस में। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे जो मेंबर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, मेंबर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे भी उतना ही अमाउंट होगा जितना यहाँ पे, जितना यहाँ पे दूसरे एंड पे मिलने वाला है। मतलब कि क्या हुआ कि ये अगर ये ए था, ये बी है, और ये सी है, और ये क्या डी है, तो इसके बीच जो डिफ्लेक्शन आया बी और बी डैश पे, ठीक है, सी और सी डैश पे, वो सेम अमाउंट का आया, वो सेम अमाउंट का आया, ठीक है, यहाँ पे डेल है और वहां पे भी डेल है, बट यहाँ पे मुझे क्या मिला, डेल 1 मिला, यहाँ पे डेल 2 मिला।
तो क्योंकि मुझे फर्स्ट केस जो मैंने बनाया है वो क्या है, वो एक एक्सटेंसिबल मेंबर का है, जहाँ पे लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द मेंबर वो क्या हो सकता है, स्ट्रेच कर सकता है। तो अगर स्ट्रेच करेगा तो यहाँ पे कोई एक फिक्स्ड अमाउंट का यहाँ पे हमको डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, वो क्या होगा, यहाँ पे वेरी कर सकता है। बट जैसे मैंने सारे मेंबर्स को क्या किया, इस सारे मेंबर को मैंने कर दिया इनएक्सटेंसिबल किया, मतलब मैंने उसको क्या किया, कंस्ट्रेंट कर दिया कि उसका जो लेंथ है वो बढ़ नहीं सकता, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन था वो भी मुझे सेम अमाउंट का मिलेगा। ठीक है, तो इसका ही मतलब होता है इनएक्सटेंसिबल मेंबर, जिसमें हमको डिफ्लेक्शन जो है वो सेम अमाउंट का मिले, उसका लेंथ ना बढ़े ना घटे। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इनएक्सटेंसिबल मेंबर कहेंगे। तो इसका यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये किसका एक्सटेंसिबल मेंबर का केस है, एक्सटेंसिबल मेंबर। ठीक है, और ये जो है वो क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल। मेंबर। ठीक है, ये अब इसका क्या करते हैं हम लोग, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इसके एप्लीकेशन में हम लोग इसका कैसे यूज करने वाले हैं। तो देखना यहाँ पे एक चीज बताती हूँ मैं कि जो इनएक्सटेंसिबल मेंबर होता है, जो इनएक्सटेंसिबल मेंबर होता है, इनएक्सटेंसिबल मेंबर जो होता है, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल मेंबर जो होता है, इस मेंबर में, इस मेंबर में जो मूवमेंट ऑफ जॉइंट है, जो मूवमेंट ऑफ जॉइंट है, ठीक है, पहले पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो इनएक्सटेंसिबल मेंबर जो होता है ना, उस मेंबर में जो जॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, मींस जो जॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हमेशा जीरो होता है। ठीक है, मतलब वो ना तो एक्स डायरेक्शन में एक्सपैंड कर सकता है और ना ही वाई डायरेक्शन में एक्सपैंड कर सकता है। और यही बात तो भी हम लोग समझ रहे थे कि ऐसा मेंबर जो एक्सपैंड नहीं कर सकता, मींस या तो स्ट्रेच नहीं कर सकता या कंप्रेस नहीं कर सकता, जिसकी लेंथ जो है ओवरऑल क्या कांस्टेंट हो, उसे ही मैंने बताया था इनएक्सटेंसिबल मेंबर। तो अभी जो बात मैं लिख रही हूँ कि जो मूवमेंट ऑफ जॉइंट होगा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, वो कैसा हो, जीरो हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इनएक्सटेंसिबल मेंबर कहेंगे। तो इनएक्सटेंसिबल मेंबर में जो मूवमेंट ऑफ जॉइंट है इन इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, in x direction and y direction, and y direction, y direction, ठीक है, and y direction is equal to 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x डायरेक्शन का मान लो यहाँ पे डेल x बोल दिया मैंने, और y डायरेक्शन में डेल y बोल दिया, और ये दोनों जो है वो कैसे होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझना कि अगर मैं बोलूं कि ये एक मेंबर था, इस बात का मतलब क्या है समझना कि जो मूवमेंट ऑफ जॉइंट है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं बोलूं कि ये दो मेंबर जो है वो क्या इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, ये जो दो मेंबर है वो इनएक्सटेंसिबल है और दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे जॉइंटेड, यहाँ पे क्या है, जॉइंटेड है। ठीक है, तो अगर इस जॉइंट की बात करूं तो ये जो जॉइंट है वो इस तरफ स्वे नहीं, मीन्स इसका जो जॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में नहीं मिलना चाहिए, मतलब डेल एक्स डायरेक्शन में नहीं मिलना चाहिए, ना ही ये जॉइंट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, मतलब कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में होगा वो भी मुझे 0 मिलना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे मैंने लिखा है, बोला है। ठीक है, कि जो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द जॉइंट है एक्स डायरेक्शन में वो भी 0 होता है और वाई डायरेक्शन में वो भी 0 होता है। लेकिन एक बात है यहाँ पे कि यहाँ पे एक्चुअल में इनएक्सटेंसिबल मेंबर की प्रॉपर्टी तो यही होती है कि उसमें जो जॉइंट होगा, उस मेंबर्स का जो जॉइंट होगा वो क्या होना चाहिए, कि वहां पे मुझे मूवमेंट जो है वो 0 मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही अगर मैं एक फ्रेम बनाऊं, इन सारे मेंबर्स को जोड़ के अगर मैं एक फ्रेम बनाऊं, इन एक्सटेंसिबल मेंबर्स को जोड़ के मैं क्या करूं, एक फ्रेम बनाऊं, और इसमें अगर एक लोड आया तो लोड के कारण यहाँ पे स्वे होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन के कारण डेल एक्स मुझे यहाँ पे मिलेगा ही, है ना, मिलेगा ही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही लोड आएगा उस चीज को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे
सेम अमाउंट का मतलब कांस्टेंट अमाउंट का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, कांस्टेंट अमाउंट का मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, बट वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे कोई भी डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, डेल वाई वहां पे जीरो होगा। बट इस केस में डेल एक्स जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, डेल एक्स जो है वो पॉसिबल है। तो ये बात और इस बात में डिफरेंस क्या हुआ, इन इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, इस बात को समझने इसलिए समझे क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है। जो इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स का जो जॉइंट होता है वो एक्चुअल में ना तो एक्स डायरेक्शन में मूव करना चाहिए ना ही वाई डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम लोग बात करें एक फ्रेम की कंडीशन में, तो फ्रेम के कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट के कारण यहाँ पे डेल एक्स जो है वो पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, डेल एक्स यहाँ पे जो है पॉसिबल हो जाता है, वो भी कांस्टेंट अमाउंट का। मतलब जो एंड, अगर मैं बोलूँ कि ये बी है और ये बी डैश है, तो इसके बीच में जो एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आया वो सेम अमाउंट का आएगा जो यहाँ पे सी और सी डैश के बीच में आएगा। मान के चलो ये सी है और ये क्या है, सी डैश है, तो यहाँ पे भी जो है सेम अमाउंट का ही निकल कर आता है। ठीक है, अब इस चीज को ना हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ये क्या होगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था, जो प्रीवियस सेशन में जो हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, हम लोग एक काम करते हैं उसको ही लेके चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं इनएक्सटेंसिबल के लिए। ठीक है, उसी को सॉल्व करते हैं इनएक्सटेंसिबल के लिए। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको नंबरिंग कर देते हैं, ए बी सी और ये हो गया डी। ठीक है, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है डी के। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन के थ्रू ऊपर जितने भी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट समझे उन सबको अप्लाई करके देखेंगे कि इस बात का मतलब कैसे है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लेते हैं यहाँ पे कि कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है या फिर क्या करना है, कंप्यूट डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, इस कंडीशन के लिए तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा कि मुझे दो चीज पता है। पहला, या इसको मैं तो बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकती हूँ या फिर मैं इसको क्या कर सकती हूँ, फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकती हूँ। तो यहाँ पे पहले चलते हैं हम लोग बेसिक मेथड से, बेसिक मेथड से चलते हैं। ठीक है, बेसिक मेथड से चलते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं बेसिक मेथड, मतलब या तो फिर फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड। अब फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग मुझे क्या देखना होगा, मैंने बताया था फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज कि मुझे हर एक जॉइंट पे जाके नंबर ऑफ जो अननोन डिस्प्लेसमेंट है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सम करेंगे। तो सबसे फर्स्ट चलते हैं जॉइंट ए पे, जॉइंट ए पे चलते हैं। तो जॉइंट ए पे जब मैं जाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे कोई भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखेगा इस जॉइंट का। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पे एक फिक्स्ड सपोर्ट लगा हुआ है और फिक्स्ड सपोर्ट किसी भी मूवमेंट को नहीं होने देता है, मतलब उसको क्या करता है, रोक के रखता है। तो अगर वो रोक के रखा है इसका मतलब वहां पे तो मुझे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला, जो कि क्या हो गया, जीरो हो गया। इसके बाद चलते हैं जॉइंट बी पे। ठीक है, जॉइंट बी पे चलते हैं। तो जॉइंट बी पे देखना, यहाँ पे ये जो है एक रिजिड फ्रेम जो होता है, कैसा होता है, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम होता है। तो रिजिड जॉइंट पे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट का जो मूवमेंट हो सकता है वो कितना हो सकता है, वो मैंने बताया था तीन हो सकता है। कौन कौन सा, एक हो सकता है डेल एक्स, ठीक है, दूसरा हो सकता है डेल वाई और तीसरा हो सकता है थीटा जेड। ठीक है, मतलब जॉइंट का एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट, जॉइंट का वाई डायरेक्शन में मूवमेंट और यहाँ पे एक एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक एंगल भी मिल सकता है।
उसके बाद चलते हैं जॉइंट सी पे। जॉइंट सी पे, तो जॉइंट सी पे मुझे कितने मूवमेंट मिल सकते हैं? तो जॉइंट सी भी सेम बी जॉइंट के जैसा ही है ना। यहाँ पे भी मुझे 3 डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेंगे, डेल एक्स, डेल वाई और थीटा जेड, ठीक है, और थीटा जेड। और इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं जॉइंट डी पे। तो जॉइंट डी के केस में यहाँ पे फिर से क्या है, एक फिक्स्ड यहाँ पे हमको सपोर्ट दिख रहा है, जो कि क्या करेगा, 0 डिस्प्लेसमेंट देगा। तो यहाँ पे मैंने जब बताया था, जो डेफिनेशन के बारे में जब हम लोग बात किए थे कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने, टोटल नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब कि एक जॉइंट जो है कितने अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अगर मैं उन सबको ज्वाइन कर दूं, मीन्स जोड़ दूं, तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस फ्रेम के कंडीशन में देखिए, ए और डी जॉइंट तो कहीं मूव नहीं कर सकता, पर बी और सी जॉइंट जो है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। जॉइंट बी 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और सी भी है वो भी जो क्या है 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो अगर हम क्या करें, इन सबको ऐड कर दें, तो टोटल नंबर ऑफ डी के कितना निकल के आ जाएगा, 6, ठीक है, 6 निकल के आ जाएगा। डी के इज इक्वल टू, ये 0 है, यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे भी 3 मिला, तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6, 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेम क्या देख रहे थे कि अब क्या करें, कि अब हम बोलते हैं कि अब ये जो मेंबर्स लगे हुए हैं, वो उस मेंबर को मैंने क्या बोला कि ये एक इनएक्सटेंसिबल मेंबर है। इस मेंबर को मैंने क्या बताया कि ये एक इनएक्सटेंसिबल मेंबर है। तो अगर अगर मेंबर इनएक्सटेंसिबल हो जाए, ठीक है, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, नोट करके लिखते हैं, ठीक है, नोट, नोट, if members are inextensible, then movement of joint in x and y direction is not possible, but due to deformation या फिर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, but due to displacement by load, ठीक है, बाय लोड, जो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, जो यहाँ पे मूवमेंट है ना, मूवमेंट ऑफ जॉइंट in x direction will be possible, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल एक्स होगा, यहाँ पे जो डेल एक्स होगा, मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी कांस्टेंट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विल बी कांस्टेंट इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया बुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या किया मैंने, मेंबर्स को कर दिया इनएक्सटेंसिबल, कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमको मूवमेंट ऑफ जॉइंट जो है वो तो एक्स एंड वाई डायरेक्शन में क्या मिलना चाहिए, हमको 0 मिलना चाहिए, ना, नॉट पॉसिबल है। बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट बाय लोड आएगा, उसके कारण यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ जॉइंट है, वो मुझे एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, वो पॉसिबल होगा। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा इन एक्स डायरेक्शन। इसी चीज को हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें
अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नीचे लिखते हैं कि अब तो क्या हुआ, मेंबर जो है वो क्या है, मेंबर जो है वो क्या हो गया, इनएक्सटेंसिबल, मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है। तो अब यहाँ पे मुझे कितना डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है, हर एक जॉइंट पे चलते हैं फिर से। जॉइंट ए जो था वो ऑलरेडी क्या था, फिक्स्ड था। जॉइंट ए जो था वो ऑलरेडी क्या था, फिक्स्ड था। तो यहाँ पे तो मुझे कोई भी डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे हमको 0 मिला था, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जॉइंट ए पे मुझे ऑलरेडी जो है डिस्प्लेसमेंट 0 मिला था। अब यहाँ पे चलते हैं जॉइंट बी पे। तो जॉइंट बी पे देखिए, जॉइंट बी पे 3 टाइप का हमको डिस्प्लेसमेंट मिल रहा था, डेल एक्स, डेल वाई, थीटा जेड। तो जब मैंने बताया कि मेंबर जब इनएक्सटेंसिबल होता है तो उस टाइम पर डेल एक्स और डेल वाई तो नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे इसका इनएक्सटेंसिबल मेंबर के कारण जो बी पे जो डेल वाई का जो डिस्प्लेसमेंट था, ये जो डेल वाई का जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सी जॉइंट पे भी जो डेल वाई का जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 0 क्या क्या हो जाएगा, इनएक्सटेंसिबल मेंबर होने के कारण डेल वाई बी, डेल वाई सी इज इक्वल टू 0, है ना, ठीक है, डेल वाई बी एंड डेल वाई सी इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या बताया था मैंने कि जो डेल एक्स होता है वो भी 0 होता है, बट क्योंकि एक फ्रेम है और इसमें मैंने क्या बताया, एक डिस्प्लेसमेंट आता है, जैसे मान लो, तो डिस्प्लेसमेंट के कारण यहाँ पे जो डेल एक्स होगा वो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे किस तरीके से दिखेगा, देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया, और डिस्प्लेसमेंट आने के कारण ये मेंबर क्योंकि इनएक्सटेंसिबल है, तो यहाँ पे डेल एक्स और डेल एक्स जो दोनों क्या हो जाएगा, सेम मिलेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो डेल एक्स है, ये जो डेल एक्स है, डेल एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एक्स सी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मूवमेंट है वो सिर्फ एक ही है, मतलब दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो हम उन दोनों को यहाँ पे 2 बार कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट फिर कौन कौन सा हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट मतलब इतना तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से भी मैं क्या करूंगी, सिर्फ एक बार ही इसे क्या करूंगी, कंसिडर करूंगी। तो एलिमिनेट यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तीन जो यहाँ पे मूवमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 6 में से हमको माइनस करना पड़ेगा 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स टोटल आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, यहाँ पे लिख लेते हैं मेंबर इनएक्सटेंसिबल होने के कारण, यहाँ पे मेंबर इनएक्सटेंसिबल होने के कारण जो मूवमेंट्स थे वो कितने जो है रुक गए, मतलब कितने जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेट कितने हुए, वो हुआ डेल वाई बी और डेल वाई सी। ये दोनों क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। मैंने पहले ही बताया था कि क्यों इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद मैंने बताया था कि जो डेल एक्स होगा बी और सी पे, वो दोनों पे सेम अमाउंट का होगा, ठीक है। तो अगर सेम अमाउंट का यहाँ पे मुझे डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक को कंसिडर करूंगी, दोनों क्योंकि क्या है, सेम है इसलिए। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डी के इज इक्वल टू, डी के इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हुआ, 3 मेंबर जो है वो एलिमिनेट हो गया, 1 2 और ये 3 मीन्स 3 रोटेशन जो है एलिमिनेट हो गया। तो पहले कितना था, 6 था, 6 में से इनएक्सटेंसिबल होने के कारण 3 मूवमेंट्स रुक गए, तो उसको मैं माइनस कर दूंगी 3। तो यहाँ पे डी के इज इक्वल टू आ जाएगा 3, ठीक है, ठीक है। ये हमारा आ गया डी के, यहाँ पे डी के कितना था, 6 था। तो यहाँ पे जो चीज हम लोग पहले समझे थे, ठीक है, जो चीज हम लोग पहले यहाँ पे देख रहे थे
ये वही चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट है इस बात को समझना, बट यहाँ पे प्रैक्टिस के साथ हम लोग इस चीज़ को फिर से अच्छे से समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन फिर से देखते हैं, जिसको भी यहाँ पे डाउट आया होगा वो सेकंड क्वेश्चन में फिर से इस चीज़ को क्लियर कर लेना, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि यहाँ पे जब इनएक्सटेंसिबल हुआ तो इनएक्सटेंसिबल होने के कारण जो मूवमेंट्स हमको पहले मिल रहे थे, जो बी और सी पे जो पहले से जो मूवमेंट्स मिल रहे थे, वो वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन दोनों में जीरो हो जाने चाहिए थे, ठीक है, दोनों में जीरो हो जाना था। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y पे ही हम लोग कंसिडर किए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे स्वे के कारण सेम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो क्योंकि ये सेम है तो मैं इसको दो बार क्यों काउंट करूं, ठीक है। अगर मुझे सेम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो वहां पे उसको दो बार क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि ये तो इक्वल टू क्या है, दोनों जो है इक्वल है किसी एक सेम अमाउंट के। तो इस दो की जगह हम क्या करेंगे, सिर्फ एक को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर जो है एलिमिनेट हुए वो कितने हो गए, टोटल जो एलिमिनेट हुए वो कितने हो गए, टोटल 3 हो गए, एक डेल वाई बी, डेल वाई सी और एक डेल एक्स सी। तो इन तीनों को मैंने क्या किया, एलिमिनेट किया, तो 6 में माइनस किया 3, तो डी के इज इक्वल टू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अच्छा, ये जो था अभी हमारा सिर्फ फर्स्ट मेथड से था, अब अगर इसको मैं क्या करूँ, फॉर्मूले के थ्रू अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है कैसा होगा देखना, ठीक है। यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, इस चीज को सेम लिखा हुआ है मैंने नीचे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको फॉर्मूले के थ्रू, तो वो यहाँ पे लिखते हैं सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, ठीक है। तो सेकंड मेथड का फॉर्मूला मैंने बताया था, डी के इज इक्वल टू डी जे माइनस आर ई। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, काउंट करते हैं जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 है, 3 इंटू कर दिया 4, माइनस आर ई क्या होता है 3 प्लस 3, टोटल कितने हो जाएंगे 6, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, तो डी के इज इक्वल टू आ गया 6, ठीक है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड में चलते हैं कि अब ये क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा, मॉडिफाइड फॉर्मूला। क्यों हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारा आ गया इनएक्सटेंसिबल का केस, कि अगर मान लो मेंबर्स जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, तो इनएक्सटेंसिबल है तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला हो जाता है डी के इज इक्वल टू 3j माइनस आर ई माइनस एम। एम क्या है, इनएक्सटेंसिबल, टोटल इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स है। तो यहाँ पे देखो कितने मेंबर्स है, टोटल यहाँ पे 3 मेंबर्स है, और 3 मेंबर्स को जब मैं माइनस करूं, 6 में माइनस किया 3, तो ये डी के इज इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। अब ये मेथड तो बहुत सिंपल था, तो हम लोग को ये समझने की जरूरत क्यों थी फिर, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर इतने इजी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इतने बड़े तरीके से क्यों समझना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कहीं पे भी अगर मान लो सपोर्ट आ गया ना, कहीं पे भी अगर मान लो ऐसा कुछ सपोर्ट आया जिसके कारण उसकी जो इनएक्सटेंसिबिलिटी है वो समझ नहीं आएगी, और तुम वहां पे मेंबर्स जो है क्या करोगे, ज्यादा काउंट कर लोगे और फिर आंसर जो है वो गलत आएगा। तो डीके कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, ये इजी फ्रेम के कंडीशन में ये बिल्कुल सही आंसर देता है, बट जैसे ही हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा या फिर फ्रेम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, वहां पे ये फॉर्मूला जो है वर्क नहीं करता, उस कंडीशन में फिर हमको ये बेसिक मेथड से ही जाना होगा। तो इसलिए हम लोग डीएस जब कैलकुलेट करना सीखे थे तो भी हम बेसिक मेथड को ही फर्स्ट प्रेफरेंस रखे थे, और अभी डीके के केस में भी हम लोग बेसिक मेथड पे ही ज्यादा हम लोग फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे उसमें फिर हम उसको फिर से इसको अप्लाई करके देखते हैं, और ये मेथड जो है वो वैसे तो ईजी है, थोड़ा सा लेंदी है, बट समझ में आ जाएगा जल्दी, ठीक है। जिसको भी समझ नहीं आ रहा है उनके लिए ये फिर से हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में फिर वो इजीली जो है वो समझ जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हेडिंग डाल लीजिए, तो ये सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट
डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। और ये फ्रेम हमारा दिख रहा है, यहाँ पे मैंने फ्रेम जो है बना लिया है, और इस फ्रेम का मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज हम लोग चलते हैं बेसिक मेथड से। और बेसिक मेथड स्टार्ट करने के पहले क्या करते हैं कि हर एक जॉइंट पे नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 9 नंबर ऑफ जॉइंट्स हमारे पास है। ठीक है, तो बेसिक मेथड का पहला स्टेप क्या था, हमको हर एक जॉइंट पे नंबर ऑफ मूवमेंट्स देखने हैं, और वो मूवमेंट्स कौन कौन से होंगे उस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उस चीज को यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं जॉइंट 1 पे। तो जॉइंट वन पे यहाँ पे तो कोई मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या फिक्स्ड एंड है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख दूँ, 0 लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया 0। ठीक है, अच्छा इसको इस तरीके से नहीं लिखते, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि सीधा मूवमेंट जो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे θ1 ना, तो मुझे यहाँ पे θ1 भी नहीं मिलेगा, ना ही डेल x1 मिलने वाला है, ना ही डेल y1 मिलेगा। मतलब यहाँ पे मुझे कोई भी मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो ये तो फर्स्ट तो हो गया 0। ठीक है, यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। अब चलते हैं 2 पे। तो 2 पे क्या होगा, 2 पे कोई सपोर्ट लगा है क्या, कोई सपोर्ट नहीं है। 2 एक सिंपल रिजिड जॉइंट है, तो रिजिड जॉइंट के केस में नंबर ऑफ जो जॉइंट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है वो कितने हैं, 3 है। तो वो 3 कौन कौन से होते हैं, डेल एक्स 2 लिख देते हैं, क्योंकि 2 पे डेल एक्स की बात कर रहा है। ठीक है, डेल एक्स 2, डेल वाई 2 एंड θ2। ठीक है, एक स्लोप। तो ये हो गया 1 के लिए, ये हो गया 2 के लिए। अब चलते हैं 3 पे। अब 3 पे देखिए, 3 भी एक ऐसा जॉइंट है जो कि रिजिड जॉइंट है, जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो वहां पे भी मुझे 3 ही यहाँ पे जॉइंट डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स 3, डेल वाई 3 एंड θ3। मतलब क्या हुआ कि 0 तो यहाँ पे मुझे मिल गया 1 पे। 2 पे जो नंबर ऑफ मूवमेंट्स हो सकते हैं वो 3 है। 3 पे जो है, जो जॉइंट जो 3 है वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ऐसे करते हुए मैं टोटल 9 जॉइंट तक का क्या करूंगी, नंबर ऑफ मूवमेंट्स कैलकुलेट कर लूंगी, और उन सबको क्या कर दूंगी, सम कर दूंगी। तो वो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स हो जाएगा। अब 4 पे चलिए, 4 पे भी मुझे क्या मिल रहा है, रिजिड जॉइंट मिल रहा है। तो वहां पे भी क्या होगा, डेल x4, डेल y4 एंड θ4। ठीक है, इसके बाद 5 पे चलते हैं। 5 पे भी कैसे मिलेगा हमको, डेल x5, डेल y5 एंड θ5। ठीक है, अभी क्यों हुआ ये सब, क्योंकि ये सब क्या है, रिजिड जॉइंट है। लेकिन जैसे ही मुझे 6 पे आते हैं हम, जैसे ही हम 6 पे आते हैं, तो 6 पे नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितने मिल सकते हैं। ये एक क्या है, ये एक हिंज सपोर्ट है। ये क्या है, ये एक हिंज सपोर्ट है। यहाँ पे मैं बनाती हूँ हिंज सपोर्ट। ठीक है, तो हिंज सपोर्ट में मुझे पता है कि जो मूवमेंट जो होता है, वो जो रेस्ट्रिक्शन जो मिलता है वो मुझे कितना मिलता है, 2 मिलता है। एक एक क्या मिलता है, एक y डायरेक्शन में मिलता है, और एक x डायरेक्शन में मिलता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ और यहाँ तो ये मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रोटेशन का ही जो पॉसिबिलिटी है वो है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, θz मिलेगा। θz सिर्फ θz बोलूं या फिर θ6 लिखते हैं, θ6 मिलेगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये एक हिंज सपोर्ट है, और हिंज जो है 2 डायरेक्शन से रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है। और हम यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ मूवमेंट्स, जितने वो पॉसिबल जॉइंट जो है वो जा सकता है। तो 2 डायरेक्शन में तो बिल्कुल मूव नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन ही आ सकता है। इसके बाद चलते हैं 7 पे। 7 पे देखते हैं, 7 भी एक रिजिड जॉइंट है, 8 भी क्या है, एक रिजिड जॉइंट है। इसका मतलब मुझे वहां पे भी 3 डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है, और 8 पे भी क्या मिलेगा, 3 डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो लिख लेते हैं डेल एक्स
7, डेल वाई 7 एंड थीटा 7। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स 8, डेल वाई 8 और थीटा 8। इसके बाद हम चलते हैं 9 पे। अब 9 क्या है? 9 एक रोलर है। 9 कैसा सपोर्ट है? एक रोलर सपोर्ट है। और रोलर सपोर्ट का भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो रिएक्शन आएगा वो कैसा आता है। ठीक है, इसका भी एक रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो मतलब ये हुआ कि इसमें मूवमेंट हो सकती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक रोटेशन भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एक्स 9 पॉसिबल है और थीटा 9 भी पॉसिबल है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स जब जैसे ही हम ऐड करेंगे वही क्या होगा, हमारा डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स होगा। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3, 3, 6, 9। ठीक है, इसके बाद कितना हो जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। टोटल हो गया 21। तो यहाँ पे डी के इज इक्वल टू कितना आया, डी के इज इक्वल टू आ गया, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इज इक्वल टू हो गया 21। ठीक है, यहाँ पे मुझे कितना मिला, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स 21 मिला। टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स को ऐड कर दिए। ये हमारा बेसिक मेथड है। ठीक है, ये हमारा क्या बेसिक मेथड है। अब बात करते हैं कि अब ये सारे मेंबर्स क्या बन गए, इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स बन गए। तो इनएक्सटेंसिबल मेंबर जो होगा वो क्या करेगा, कुछ रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, मूवमेंट्स को रोकेगा। तो उसके कारण ये तो अभी इतने पॉसिबल मूवमेंट्स थे, बट जैसे ही वहां पे इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स आएगा वो क्या करेगा, कुछ मूवमेंट्स को रोक देगा। तो जिसके कारण जो नंबर ऑफ टोटल मूवमेंट्स होंगे जॉइंट के वो क्या हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इनएक्सटेंसिबल मेंबर के कारण कितने नंबर ऑफ मूवमेंट्स जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, मतलब वो और क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। उस चीज को समझते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। if members are inextensible, ठीक है, if members are inextensible, तो इस केस में क्या होगा, अगर मेंबर्स जो है इनएक्सटेंसिबल होंगे तो सबसे पहली बात 1 पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 तो ऑलरेडी क्या था, 0 था। अब 2 के पास टोटल तीन डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, रोटेशन जो है, मतलब पॉसिबल रोटेशन या मूवमेंट्स जो है पॉसिबल है। तो इसमें क्योंकि एक्सटेंसिबल मेंबर जो होता है वो वाई डायरेक्शन में नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर वाई डायरेक्शन में नहीं जा सकता मतलब यहाँ पे 2 से डेल बाई 2 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, डेल बाई 2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस करूँ, यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो फिर ये खराब यहाँ पे हो जाएगा। नीचे बनाते हैं उसको फिर से। उसके बाद जैसे ही हम 3 पे चलते हैं तो 3 पे देखेंगे वहां पे भी डेल बाय 3 जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता। जो एक्सटेंसिबल मेंबर है वो क्या हो सकता है, मूव नहीं कर सकता उसमें जॉइंट्स। इसके बाद 4 पे देखेंगे तो 4 पे भी डेल बाय 4 एलिमिनेट होगा। 5 में देखेंगे तो 5 में भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब 6 के पास तो सिर्फ एक ही रोटेशन है, तो यहाँ पे तो मुझे कुछ भी कम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनएक्सटेंसिबल मेंबर में हम लोग रोटेशन के बारे में कुछ नहीं पढ़े, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े हैं वहाँ पे, डेल एक्स और डेल वाई के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ पे थीटा 6 है, ये कुछ नहीं हो सकता इसमें, इसको हम छोड़ देंगे। 7 पे चलेंगे तो 7 पे भी मुझे 3 मूवमेंट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी डेल वाई 7 जो है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। 8 पे भी क्या होगा, डेल वाई 8 जो है एलिमिनेट हो जाएगा। और 9 पे चलेंगे तो 9 पे यहाँ पे डेल वाई है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होगा, यहाँ पे वाई का टर्म नहीं है इसलिए। अब बात करते हैं एक्स का टर्म। जो ये एक्स का जो टर्म होगा, जैसे ही यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा तो डिस्प्लेसमेंट एट y2, y5 और y8 वो क्या हो जाएगा,
सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पे, 5 पे और 8 पे इन x डायरेक्शन, x2, ठीक है, x5 और x8, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों इक्वल होगा मैंने बताया था, एक्सटेंसिबल मेंबर के केस में उसकी लेंथ बढ़ जाती है, बट इनएक्सटेंसिबल के केस में जो मेंबर का जो लेंथ है वो नहीं बढ़ पाता, इसलिए वो एक कांस्टेंट हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इसलिए इस वाले नीचे जो हमको 2, 5 और 5, 8 का जो मेंबर है, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हमको सेम मिलेगा, और 3, 4 और 4, 7 इन दोनों मेंबर के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका भी हमको सेम मिलेगा। तो इस चीज को लिखते हैं यहाँ, कि क्या कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं। इफ मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, तो हम लोग लिख रहे हैं कि जो कौन से मेंबर्स जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, मेंबर्स नहीं, यहाँ पे लिखते हैं एलिमिनेटेड मेंबर्स विल बी, कौन कौन सा हो जाएगा देखते हैं। मैंने बताया था डेल वाई, डेल वाई क्या था, डेल वाई, डेल वाई टू, डेल वाई टू, डेल वाई थ्री, डेल वाई टू, डेल वाई थ्री, डेल वाई फोर, डेल वाई फाइव, ठीक है, डेल वाई फोर, डेल वाई फाइव, डेल वाई सेवन और डेल वाई एट। ठीक है, डेल वाई सेवन, डेल बाई सेवन एंड डेल बाई एट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके बाद चलते हैं डेल एक्स के लिए, डेल एक्स के लिए चलते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा जॉइंट 2 पे, डेल एक्स टू, डेल एक्स फाइव और डेल एक्स एट, ठीक है, डेल एक्स टू, डेल एक्स फाइव और डेल एक्स एट वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। डेल एक्स टू, डेल एक्स टू, डेल एक्स फाइव एंड डेल एक्स एट, ये तीनों जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे, इक्वल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्यों, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ड्यू टू लोड। ठीक है, लोड के कारण जैसे ही वहां पे स्वे आएगा या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो वहां पे हर एक जो जॉइंट है वो डिस्प्लेस कर जाएगी एक्स डायरेक्शन में, लेकिन वो सेम अमाउंट का होगा। ठीक है, और वैसे ही हमारा एक मेंबर था 3, 4 और 4 से 7। ठीक है, तो डेल थ्री, डेल फोर और डेल सेवन, डेल थ्री, डेल थ्री, डेल एक्स फोर और डेल एक्स सेवन, ये तीनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे एक्स वाई डायरेक्शन में तो सब क्या हो गया, 0 हो गया, बट यहाँ पे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो एलिमिनेटेड जो मेंबर्स होंगे ये तो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो रहा है इनएक्सटेंसिबल होने के कारण, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि 2, 5 और 8 जॉइंट पे जो 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 हमको मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट, वो कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक कंसिडर करना पड़ेगा। इन सब के लिए मुझे क्या करना होगा, एक कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है, तीनों को 3 बार काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, एक बार काउंट करेंगे। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा कि इसमें से 2 को यहाँ पे एलिमिनेट कर दूं और एक को ही कंसिडर करूं, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम इसमें से भी 2 को एलिमिनेट कर देंगे और सिर्फ एक को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है, तीनों के तीनों जो वैल्यू है वो डेल एक्स टू के इक्वल है, तो उसको 3 बार अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर यहाँ पे जो एलिमिनेट हुआ, जो मूवमेंट है वो कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल यहाँ पे 10 मूवमेंट्स जो है, जॉइंट का जो मूवमेंट है वो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि उसके मेंबर इनएक्सटेंसिबल हो गए। ठीक है, लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ
eliminated, total number of eliminated movements of joint, ठीक है। यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, एलिमिनेटेड मूवमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। मूवमेंट, ये मूवमेंट होगा, मेंबर नहीं होगा। ठीक है, वो कितने हो जाएंगे, काउंट करेंगे यहाँ से, टोटल कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया 10, हमारा 10 हो गया। तो अब जो डीके की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, डीके इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, पहले इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 21 आई थी, 21 आई थी ना, इसकी वैल्यू 21 आई हुई थी, ठीक है। तो 21 में से माइनस कर दिया 10, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। तो डीके इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये इसका बेसिक मेथड से हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूले से इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो यही है, ये इसको इस साइड बनाते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा डी के इज इक्वल टू 3j माइनस आर ई, ठीक है। J इज नंबर ऑफ जॉइंट एंड आर ई इज एक्सटर्नल रिएक्शंस। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 9 हम लोग लिख चुके हैं वहां पे, ठीक है। 9 लिखा हुआ है, तो 3 इंटू कर दिया मैंने 9, माइनस किया आर ई। अब आर ई क्या है, एक्सटर्नल रिएक्शंस है, वो कितना होगा, जो जॉइंट 1 है वो क्या है, उसमें फिक्स्ड लगा हुआ है। टोटल यहाँ पे 3 रिएक्शंस देता है। इसके बाद जो 6 है वो कितना देगा, 2 रिएक्शन देगा, तो वो हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे जो रोलर है वो कितना देगा, 1 रिएक्शन देगा, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 1, ये हो गया 27, माइनस किया यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 3 2 5 और 6, तो 6 हुआ, तो 27 में से माइनस 6 किए तो यहाँ पे कितना आ गया, 21 आ गया। तो डी के इज इक्वल टू आ गया 21, ठीक है। डी के इज इक्वल टू आ गया 21। अब इसके बाद ये क्या हुआ, मेंबर जो है हमारा वो क्या बना, इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल मेंबर के केस में, ठीक है, जब ये इनएक्सटेंसिबल हुआ तो इस केस में मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या बना था हमारा, डी के इज इक्वल टू 3j माइनस, डी के इज इक्वल टू 3j माइनस आर ई माइनस एम। एम क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स है। मेंबर्स काउंट करते हैं, इसमें कितने मेंबर्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यहाँ पर 10 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स है। तो इसकी वैल्यूज फिर से रख लेते हैं, 3 इंटू 9 माइनस, ये हो गया था 6 माइनस 10, तो इसमें हो गया 21 माइनस 10 किया, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 11, ठीक है। तो डी के इज इक्वल टू ये आ गया 11, ठीक है। तो ये हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। और इस सेकंड क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों से सॉल्व करके देख लिए, ठीक है। और एक्चुअल में जो डीके जो है, वो डीके जो होता है वो क्या होता है, इस पूरे सेशन में हम लोग समझे कि डीके का मतलब क्या होता है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो मूवमेंट्स होते हैं जॉइंट के वो कैसे वर्क करते हैं, है ना। और इसके बाद हम लोग इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे इनएक्सटेंसिबल के केस में, हमने ये भी देख लिया। तो आज के सेशन में हम इसको यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। और वहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि डीके जो है कैसे सॉल्व होगा। तो आज के लिए यहीं पे इतना एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।